बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी में एओसी की जो भर्ती आई हुई है ट्रेडमैन और फायरमैन की, और इसके साथ साथ आपके कई और अन्य पोस्टें जो है वो आई हुई है। तो साथ ही जैसा कि आपके हमने बताया भी था कि एओसी के एग्ज़ाम में ट्रेडमैन और फायरमैन में 50 नंबर की जीके आपकी पूछी जाएगी, और इसी 50 नंबर की जीके को कवर करने के लिए साथी आज से हमारी एओसी जीके की क्लासें शुरू होने जा रही है। और जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उस दिन एग्ज़ाम के अंदर साथी आपको यहाँ से इन क्लासों से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन 50 में से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे मेरे साथी जो आपको इन क्लासों से देखने को मिलेंगे। और आज से हमारी पहली क्लास होगी, कंप्लीट आपको थ्योरी करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। और साथ ही ज़्यादा नहीं, 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर करवा के आपको रिवीजन करवाने का मैं काम करूंगा। आज से हमारा पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है, तो जो भी साथी मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को बीच में से ज़रूर देखना बेटा। ये क्लासें आपको ज़रूर सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो जो भी नया जुड़ा है वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इस पीडीएफ के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे साथ प्रवीण सुथार सर के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करिए, वहाँ पे जुड़िए। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया जा चुका है। चलिए साथी, एओसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट सिलेबस की हम क्लासेस शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि इससे पेपर पास होगा, पेपर पास ही नहीं होगा साथी, इसके अंदर आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होने वाला है और 10 मिनट में आपके 45 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए साथी, शुरुआत करेंगे आज के अपने बहुत बेसिक से, जिसमें स्टैटिक पार्ट पहले मैं कवर करवा रहा हूँ। और इस स्टैटिक पार्ट की अगर हम बात करें तो साथी आपके एग्ज़ाम में राष्ट्रीय प्रतीक से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। साथी बिल्कुल बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं। जिस बच्चे को जीके में दिक्कत आती है, अब जीके में दिक्कत नहीं आएगी कभी। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला राष्ट्रीय प्रतीक हमारा कौन सा है। तो राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जाएगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है। तो हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे आप लोग क्या बोलते हो, तो सर इसे तिरंगा कहा जाता है। और साथ ही तिरंगा हमारे भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच के अंदर आपका सफ़ेद और नीचे आपका हरा रंग होता है। और इसके बीच में एक चक्कर भी होता है, इस चक्कर का नाम होता है अशोक चक्कर, जिसमें 24 तिल्लियाँ आपकी होती है। इनके बारे में आगे डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा हमारा राजकीय चिन्ह कौन सा है, दूसरा हमारा राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है। कौन सा है, अशोक स्तंभ है, जिसके अंदर हमारे टोटल 4 शेर होते हैं, लेकिन हमें दिखाई कितने शेर देते हैं, 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। और साथ ही पूछा जाएगा बताइए ये कहाँ से लिया गया, तो आप आंसर करेंगे सर ये सारनाथ से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है आपसे बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो आप आंसर करेंगे सर ये सारनाथ से लिया गया। अगर मैं बात करूं हमारे राष्ट्रगान की, तो दोस्त हमारे देश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम क्या है, तो गुरुजी इसे हम जन गण मन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो आप लोग, जन गण मन। साथ ही पूछा जाएगा बताइए जन गण मन जो है इसे गाने में कितना टाइम लगता है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। कितने, 52। और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया, जिसे आप लोग गुरुदेव बोल देते हो। इन्हें कवि भी कहा जाता है और इन्हें विश्व गुरु के नाम से आप लोग जानते हो। इसके बाद अगर हम बात करें भारत देश के राष्ट्रीय गीत की, तो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम को गाने में कितना टाइम लगता है, तो आप आंसर करेंगे सर इसे गाने में 65 सेकंड लगते हैं। और राष्ट्रगीत जो है ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था साथी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया। इसके बाद अगर मैं बात करें हमारे राष्ट्रीय पशु की, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। इस बाघ को कई बार वो टिग्रिस पैंथरा भी लिख देगा। क्या लिख देगा, टिग्रिस पैंथरा। तो टिग्रिस पैंथरा बाघ का इंग्लिश में नाम होता है, साथी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे कौन से राष्ट्रीय पक्षी की, तो साथी हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, गुरुजी वो मोर है। कौन सा है, मोर। और इस मोर को पावो क्रिस्टेटस के नाम से भी जानते हो। किस नाम से, तो सर इसे पावो क्रिस्टेटस के नाम से जाना जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर बोल दीजिए या इसे आप लोग राष्ट्रीय पंचांग बोल देते हैं, और ये शक संवत पर आधारित है। और बेटा शक संवत कौन सा होता है, तो सर 78वीं को शक संवत बोलते हैं। और शक संवत की शुरुआत कौन करता है, तो याद रखेंगे कि सर कनिष्क नाम का एक राजा था और इसी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो आप आंसर करें कमल।
कमल को न्यू लेम्बो न्यूसीफेरा भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय फल पूछ ले तो हमारा राष्ट्रीय फल है आम, और इस आम को मैगीफेरा इंडिका के नाम से इंग्लिश में जानते हो, याद रखना, मैगीफेरा इंडिका के नाम से जो है आम को जाना जाता है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो वृक्ष कौन सा है, पीपल का पेड़ नहीं होगा, बरगद का पेड़ होगा साथी। कौन सा होगा, बरगद का पेड़। जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है, और इसे आप लोग बोलते हो गंगा डॉल्फिन। क्या बोलते हो, गंगा डॉल्फिन। तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव पूछे तो वो गंगा डॉल्फिन है साथी। और अगर आपसे पूछे भारत देश का राष्ट्रीय विरासत पशु तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो हाथी है, एलिफेंट है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रतीक बेटा आप सब कुछ जानते हो, और इनको जिन बच्चों के बारे में नहीं पता है उन्हें याद रखना होगा, और इनकी पूरी पूरी पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। अब यहाँ पे कई बार आपसे यूँ पूछ लेता है, बताओ हमारी राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है। अगर वो पूछता है हमारी राष्ट्रीय सब्जी तो बेटा आप लोग आंसर कर देंगे सर राष्ट्रीय सब्जी हमारी कद्दू है। कौन सी है, कद्दू हमारे भारत देश की राष्ट्रीय सब्जी आपकी मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब ये जो आपके राष्ट्रीय प्रतीक है, इन प्रतीकों से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्हें आप लोग बोल देंगे। और अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय ध्वज। साथ ही मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं, एक एक वो बात पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और पहली क्लास से लेकर आप अंत की क्लास तक मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं कि सर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये समान अनुपात के अंदर 3 क्षैतिज पंक्तियों के अंदर होता है। साथ ही अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा इस तरह से 3 हमारी जो है ये क्या होती है सर, पंक्तियां सी होती है। इसमें तो सही बन नहीं रही। पूछा जाएगा बताइए इसके रेशियो कितना होता है लंबाई और चौड़ाई का। तो साथ ही याद रखेंगे गुरुजी इसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 3 होती है, और चौड़ाई इसकी ब्रेथ जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया रंग होता है। और केसरिया जो है किसको दिखाता है, तो गुरुजी ये ताकत और शौर्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है साथी, तो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है केसरिया का होता है साथी, और ये ताकत और शौर्य को दर्शाने का काम करता है। बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, और सफ़ेद पट्टी के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, धर्मचक्र के साथ साथ होता है। और ये सफ़ेद पट्टी जो है ये शांति और सत्य का संकेत होती है। किसका सर, ये शांति और सत्य का संकेत होती है। और इसी सफेद पट्टी के अंदर एक चक्कर बना होता है जिसे आप लोग अशोक चक्र बोलते हो, और जिसके अंदर कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां साथी होती है। याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, तो गुरुजी इसमें हरा रंग होता है। और हरा रंग जो है ये भारत देश के विकास को, भूमि की पवित्रता को और यहाँ की उपजाऊ शक्ति को, आम भाषा में गुरु आप लोग बेटा यूं बोलते हो कि सर हरा रंग किसको दर्शाता है, हरियाली को। और हरियाली जहाँ पर होगी वहाँ पर समृद्धि आएगी, और यहाँ पर भूमि भी क्या होगी, उपजाऊ बनेगी। उसके बाद सफ़ेद पट्टी के बीच में कौन से रंग का चक्कर होता है, तो आप आंसर करेंगे सर ये नीले रंग का चक्कर होता है। और इस चक्कर के अंदर कितनी तिलियाँ होती है, तो इसमें 24 तिलियाँ होती है। और इसका प्रारूप हमने कहाँ से लिया था, तो भाई ये भी आपका सारनाथ से ही लिया गया है। तो याद रखेंगे सर अशोक स्तंभ पर बने इस चक्कर से ही जो है हमने इसे लेने का काम किया था। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947। ये प्रॉपर डेट याद रखना कि सर 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप पहली बार अपनाया गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसका आप लोग अपमान नहीं कर सकते हो। और एक पॉइंट ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि भारतीय झंडा संहिता जो है ये 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात कर ली पहले राष्ट्रीय प्रतीक की, और फिर इन राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हमने राष्ट्रीय ध्वज को पढ़ने का काम किया। अब हम साथी यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रगान के बारे में। आप सभी जानते हो हमारे देश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम क्या है, तो गुरुजी अभी तो आपने पढ़ाया था, इसका नाम होता है जन गण मन। क्या नाम होता है साथी, तो भारत देश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम जन गण मन होता है। और जन गण मन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कौन सी भाषा के अंदर लिखा था, तो बांग्ला भाषा के अंदर ये लिखा गया था। और ये जो जन गण मन है इसे कब अपनाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट है कि गुरुजी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपनाया था। और कौन से संस्करण को, तो गुरुजी इसे हिंदी में लिखा बेटा स्टार्टिंग में बांग्ला में गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन बाद में इसका हिंदी संस्करण जो है अपनाया गया था। और राष्ट्रगान गाने के लिए कितने समय निर्धारित किया गया है, तो आप आंसर करेंगे सर ये 52 सेकंड। बेटा यहाँ पे सेकंड में है, और 52 सेकंड जो है वो राष्ट्रगान को गाने में लगता है समय, याद रखेंगे आप लोग।
अब थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत जो है साथी, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो है किसने लिखा था, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और बेटा ये राष्ट्रगीत कौन से मठ से लिया गया है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये आनंद मठ से लिया गया है। कौन से लिया गया, आनंद मठ से। अगर मैं बात करूं इस राष्ट्रीय गीत के बारे में तो आपको यूं भी पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत जो है ये पहली बार कहाँ और किस सेशन में गाया गया, तो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सत्र हुआ था, इस सत्र के अंदर साथी आपका ये गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास, और उपन्यास का नाम यहाँ पर लिख कर दे दिया कौन सा, आनंद मठ। और इसी आनंद मठ से आपका क्या लिया गया, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी वो लिया गया था हमारा वंदे मातरम है। और वंदे मातरम की अगर हम बात करें तो इसे कब अपनाया गया, तो सर इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को एक ही दिन अपनाया गया, और साथ ही दोनों की डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं हमारे राजकीय प्रतीक की। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो राजकीय प्रतीक है वो कौन सा है, तो सर आपने बताया वो है हमारा सारनाथ से लिया गया कौन सा, अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ जो है साथी ये हमारा राजकीय प्रतीक है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर आपके कितने सिंह बने होते हैं, 4। सिंह का मतलब है शेर, और एक दूसरे की तरफ ये पीठ की होते हैं, और इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र जिसमें एक घोड़ा, एक हाथी, चौकड़ी बरता हुआ। इतना मत याद रखना आप लोग बस इतना याद रखना कि सर ये जो राजकीय प्रतीक है ये हमने सारनाथ से लिया है, और साथ ही ये सारनाथ से लिया गया अशोक स्तंभ ही भारत देश का राजकीय प्रतीक है। इसके नीचे क्या लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसके नीचे क्या लिखा गया है, तो इसके नीचे एक आदर्श वाक्य लिखा गया है, और वो है सत्यमेव जयते। तो भारत का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो गुरुजी वो सत्यमेव जयते हैं। और पूछा जाएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो आप आंसर करोगे गुरुजी ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई, तो गुरुजी ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो थोड़ा सा राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में साथी, आपके भारत के अंदर जितने भी प्रमुख त्यौहार होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन त्योहारों से आपको एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मकर संक्रांति की बेटा, तो मकर संक्रांति जो है कब मनाया जाता है, तो गुरुजी ये मनाया जाता है 13 तारीख और 14। तो बेटा 14 जनवरी जो होती है इस दिन आपकी मकर संक्रांति होती है, और 13 तारीख को आप लोगों की क्या होती है, लोहड़ी होती है। और ये उत्तर भारत के अंदर मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, बहुत प्रमुख त्यौहार है। ये जो है साथी ये ज़्यादातर आपको पंजाब हरियाणा के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला त्यौहार आता है आपका बैसाखी का, कौन सा, बैसाखी। और बैसाखी की अगर हम बात करें तो ये पंजाब के अंदर ज़्यादातर मनाया जाता है, और पंजाब का नया साल बैसाखी है। और पूछा जाएगा बैसाखी कब मनाया जाता है, तो भाई आंसर करोगे 13 अप्रैल को। हाँ 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये वही बैसाखी वाला त्यौहार है साथी आपका, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ आपका एक त्यौहार और है लोहड़ी। लोहड़ी भी कहाँ का है, तो आप आंसर करेंगे सर ये पंजाब का। और पंजाब के अंदर एक त्यौहार और होता है गुरुपर्व। बेटा पंजाब के अंदर पंजाबी लोग रहते हैं, और पंजाबी लोगों को सिख हम बोल देते हैं, और इन सिखों के अंदर जो गुरु थे इन्हीं के लिए गुरुपर्व का आपका एक त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके पंजाब के हैं। उसके बाद ये असम वाला तो भाई घोट कर पी लेना, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। बताइए बिहू और माजुली, तो बेटा बिहू एक आपसे पूछ लेते हैं बिछुआ, ये बिछुआ जो है यहाँ का नृत्य है। तो बिहू और बिछुआ कहाँ के हैं, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी आसाम के हैं। और माजुली जो है बेटा ये एक द्वीप का नाम है, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर पड़ता है। बेटा असम की नाम आई है तो हम देखना चाहते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो एक बार मेरे साथी जितने भी जुड़े हैं वो असम की राजधानी कमेंट करके बताएंगे। जो भी मेरा भाई इस बार वर्दी को पाने का जुनून लेकर चला है, जिसका अब की बार ये जुनून है कि सर इस बार मैं सिलेक्शन लेकर आऊँगा, तो साथी एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि असम की राजधानी कौन सी है। देखते हैं तैयारी कैसी है। अगर तैयारी नहीं है तो साथी मैं आपको करवाने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। बस शर्त इतनी सी है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप लोग पढ़ते चलिए, और साथ में इनको बार बार रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है जी। बहुत अच्छे भाई। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर होता है बेटा गुड़ी पड़वा, और महाराष्ट्र का नया साल मानते हैं इसको। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओणम वाला साथी। ओणम की अगर मैं बात करूं तो ओणम तो बहुत बार आपसे पूछा गया है, कहाँ का है, तो गुरुजी ये केरल का एक त्यौहार है।
उसके बाद पोंगल है, पोंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना तमिलनाडु का है। साथ ही ओणम और पोंगल तीनों ट्रिपल स्टार में ले लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद विशु, विशु क्या है तो सर ये केरल और कर्नाटक का नया साल है बेटा। तो केरल और कर्नाटक के अंदर नया साल कौन सा है, तो आप आंसर कर देंगे सर वो विशु है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा भाई इंपॉर्टेंट है। और दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है तो गुरुजी ये पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है आपका। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट ही करने हैं, और जो मैं करवाते चल रहा हूँ उन्हीं को ही ढंग से पढ़ लेना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद आ गया लोसर, और लोसर जो है ये कहाँ पे होता है तो सर ये सिक्किम में भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में भी, और लद्दाख के लोग भी लोसर को मनाने का काम करते हैं। इसके बाद अगला है गणगौर। गणगौर जो है ये कहाँ का तो गुरुजी ये राजस्थान में होता है, और भगवान शिव और माता गौरी जो उनकी पत्नी थी इन्हीं की याद में गणगौर त्यौहार राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। इसके बाद हॉर्नबिल, हॉर्नबिल तो बहुत बार पूछा जाता है, अरे भाई ये कहाँ का त्यौहार है तो गुरुजी हॉर्नबिल ये नागालैंड का त्यौहार है। कहाँ का, नागालैंड का। गणेश चतुर्थी, तो भाई गणेश जी कहाँ पर आते हैं, गणपति बप्पा महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के लोग बेटा गणेश चतुर्थी और एक त्यौहार है यहाँ का लावणी, तो लावणी और गणेश चतुर्थी भी यहीं से है। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और छठ पूजा तो अभी गया है तो आपसे जरूर पूछा जाएगा छठ पूजा किस राज्य का त्यौहार है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये बिहार का, और दूसरा किसका, झारखंड का है भाई। होली तो अपने पूरे भारत में होती है, दीपावली अपने पूरे भारत के अंदर होती है बेटा। दीपावली जो है भगवान श्री राम जब माता सीता को लंका से लेकर वापिस लौटे थे तो बेटा दीपावली मनाई गई थी, ठीक है, जिसे दिवाली बोल देते हो आप लोग। इसके बाद जन्माष्टमी, तो भाई अष्टमी के दिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो इसको जन्माष्टमी बोला गया, और ये भी अपना पूरा भारत है, लेकिन यूपी में आपको जन्माष्टमी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। रामनवमी जो है भगवान श्री राम की, ये भी अपने पूरे भारत में। और दशहरा कब मनाया जाता है तो जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो बेटा बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तब दशहरा मनाया गया। बसंत पंचमी बेटा संपूर्ण भारत का त्यौहार है। शिवरात्रि तो बेटा आप लोग सारे जानते हो, शिवरात्रि पर लोग भांग पीते हैं, ये भगवान शिव के लिए मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। उसके बाद ईद उल फितर जो है ये मुसलमानों का एक त्यौहार है बेटा, ये भी भारत में देखने को मिलेगा। मुहर्रम भी भारत के अंदर आपका मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ये आपको याद रखना है, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। क्रिसमस बेटा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। कौन सा त्यौहार होता है, क्रिसमस होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ आपके इसमें सारे आपको याद नहीं पढ़ने दोस्त, यहाँ पे जो मैं टिक कर रहा हूँ वही पढ़ना है। एक तो अरुणाचल प्रदेश का मोपीन, मोपीन अरुणाचल प्रदेश का और बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नोंगक्रोम, इसको बोलते हैं नोंगक्रोम, ये कहाँ का है, मेघालय का। कहाँ का, मेघालय का, साथ ही याद रखेंगे। कंबाला, कंबाला दौड़ होती है बेटा, इसमें पशुओं की दौड़ भी होती है, याद रखना। कंबाला दौड़ या कंबाला कहाँ का है तो हम आंसर करेंगे गुरुजी ये कर्नाटक का है। उसके बाद लोसर, लोसर अभी हमने पढ़ा था कि सर लोसर और हेमिस ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो आप आंसर कर दोगे गुरुजी ये तो हमने सुने हैं कहाँ पे गुरुजी, ये लद्दाख के अंदर। और लोसर बेटा अरुणाचल प्रदेश में भी मैंने पढ़ाया था। इसके बाद लोसर से मिलता जुलता एक नाम है लोसुंग, और बेटा लोसुंग जो है ये कहाँ का है, सिक्किम का। कैसे याद रखोगे, सूंग, तो सूंघने से क्या होती है, खुशबू आती है, लेकिन यहाँ पर कम खुशबू आई, तो सूंग से कम याद रखोगे। लोसुंग सिक्किम का त्यौहार है। इसके बाद यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया, और इसका नाम है भाई सरहुल। और सरहुल की जब मैं बात कर लूँ तो ये कहाँ का है तो ये झारखंड का है। और तीज भाई, तीज हरियाणा वाले जरूर जानते होंगे। तीज, तीज में भाई कोथड़ी आती है सावन के महीने में, तो ये सारे के सारे बच्चे जानते होंगे भाई, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भारत के जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं इनके बारे में, और एक प्रश्न साथी आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यूँ पूछा जाएगा, बताइए भारत के अंदर कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी 8 है। और वो 8 कौन कौन से भाई, जरा ध्यान से समझो, जरा अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला है भाई भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम जो है साथी ये कहाँ का है तो गुरुजी ये तमिलनाडु का है। दूसरा है कथक है, और कथक जो है ये उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में किया जाता है भाई। कहाँ तो कथक अगर आपसे पूछ ले तो गुरुजी ये तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी कथक है। उसके बाद बेटा एक मिलता जुलता नाम है कथकली, और कथकली जो है ये कहाँ का है, केरल का। केरल के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कथकली होता है और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे कौन सा, मोहिनीअट्टम है। एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। गुरुजी ने याद कैसे रखें, सुनो भाई, याद करने का तरीका समझो।
अगर हम बात करें नाट्यम, नाट्यम का मतलब होता है नाटक। अरे भाई आप लोगों को मैं अगर तमिल में नाटक दिखा दूं तो क्या आप लोगों को समझ में आएगा? तो गुरुजी हमने एक नाटक देखा और वो नाटक जो है वो तमिल भाषा में था। कौन सा? तमिल भाषा के अंदर हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद कथक कली, कली बेटा याद रखना, कली जो है वो कहाँ की है? केरल की है। याद रखना कली जो है वो कहाँ खिलती है? वो केरल में। उसके बाद अगला याद रखना कुचिपुड़ी। बेटा कुचिपुड़ी को कैसे याद करेंगे गुरुजी? तो बेटा कुचिपुड़ी का मतलब होता है कच्ची पूड़ी। इसको यूं मान लो, पूरी का नाम सुना होगा, और पूरी कच्ची है तो अंदर से याद रखना अंधा व्यक्ति। तो अंधे व्यक्ति को तुम लोग कच्ची पूरी खिला दोगे तो उसको पता नहीं चलेगा भाई। तो याद रखना कुचिपुड़ी जो है बेटा वो कहाँ का? आंध्र है। तो कुचिपुड़ी से याद रखना कच्ची पूड़ी, और पूड़ी अंधे व्यक्ति को खिलाओगे। मणिपुर का बेटा मणिपुरी है, ये याद हो जाएगा। केरल है, केरल की कली ने आपका मन मोह लिया, तो बेटा याद रखना मोहिनी। तो केरल के अंदर दो होते हैं, एक का नाम होता है कथकली। कौन सा गुरुजी? एक तो अभी आपने पढ़ाया था कथकली, और कली केरल की थी जिसने आपके मन को मोह लिया, यानी उसने आपको इंप्रेस कर लिया, तो मोहिनीअट्टम है। उड़ीसा का ओडिसी आ जाएगा। और याद रखना असम, असम का अंदर कौन सा होता है? तो गुरुजी वहां पर होता है सत्रिया। और भाई याद रखना ये सत्रिया कब जोड़ा गया था? तो गुरुजी इसे 2000 के अंदर जोड़ा गया था। और सत्रिया का संबंध जो है वो किससे है? तो आप आंसर करेंगे श्रीमत शंकर देव से इनका संबंध माना जाता है। कुछ चीजें पूछी जाती है जो मार्शल आर्ट से संबंधित होती है, और मार्शल आर्ट जो होता है बेटा इनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो आज हम मार्शल आर्ट के बारे में भी बात करेंगे। मार्शल आर्ट की बात आई है तो यहाँ पे सबसे पहला नाम दिया गया है कलारी पट्टू, इसे कलाई पट्टू भी बोल देते हैं। और ये जो है दक्षिण भारत के अंदर होता है। सॉरी, दक्षिण भारत में ये ज्यादातर किस स्थान पर देखने को मिलेगा? तो आप आंसर करेंगे सर ये केरल से पैदा हुआ है, जिसे हम कलारी पट्टू के नाम से जानते हैं। उसके बाद याद रखना कि सिलंबम, बेटा सिलंबम जो है ये तमिलनाडु नाम का जो राज्य है, और तमिलनाडु के अंदर जो है कौन सा युद्ध कला होती है, कौन सी मार्शल आर्ट है? तो आप आंसर करेंगे सर वो सिलंबम होती है। उसके बाद थांगटा, कौन सी बेटा? थांगटा। और थांगटा नामक जो है ये कहाँ पे होता है? तो आप आंसर करेंगे सर ये मार्शल आर्ट मणिपुर का है। उसके बाद बेटा पंजाब का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका महाराष्ट्र का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर जो होता है वो होता है मर्दानी खेल। और बेटा मर्दानी खेल किसका है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में कौन थे? मराठे हुआ करते थे, और मराठाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आप लोग जानते हो। उसके बाद बेटा मुष्टि युद्ध, और मुष्टि युद्ध की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पर? वाराणसी के अंदर साथी आपको ये देखने को मिलेगा। बेटा वाराणसी को आप लोग क्या बोलते हो? तो सर इसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, और इसे मंदिरों व घाटों का शहर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पेक्का अखाड़ा। बेटा अखाड़ा जो है बेटा ये ज्यादातर हरियाणा में देखने को मिलेगा, लेकिन पेक्का अखाड़ा जो है बेटा ये कहाँ का होता है? तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये उड़ीसा का होता है। सकाई कश्मीर का है। मल्लखंभ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मल्लखंभ, मैं से मल्ल और मैं से महाराष्ट्र बेटा, और ये कहाँ का है? तो गुरुजी ये हमारे महाराष्ट्र का है। एक होता है मल्लखंभ और एक होता है मल्लयुद्ध। और मल्लयुद्ध जो होता है बेटा ये दक्षिण भारत के अंदर किया जाने वाला एक मार्शल आर्ट है, इसके बारे में याद रखेंगे। तो कुछ एक पढ़ने हैं, सारे के सारे नहीं पढ़ने साथी। और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो है बेटा यहाँ पे लाठी खेला। और लाठी खेला की बात आई है तो बेटा आप आंसर करेंगे उत्तर भारत में होता है सर। और बेटा एक आता है लठमार है, और लठमार जो होता है बेटा यूपी का है। लठमार कहाँ का है? यूपी का। प्री खंडा, तो बेटा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको प्री लानी पड़ेगी, और प्री कहाँ की लाओगे? तो बिहार की लाओगे भाई। तो थोड़ा सा बेटा मजाक के तौर पर था, ऐसा सीरियस मत लेना। उसके बाद थोड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर इशू नावर मिजोरम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैंने आपको बताने का काम कर दिया। यहां तक की सारी बातें क्लियर है तो दोस्त बताने का काम करेंगे। और अब आज की क्लास का सबसे जानदार टॉपिक आपके सामने बेटा, टॉपिक का नाम है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय। बेटा वो भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन कौन से थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्यारे बच्चे नोबेल पुरस्कार की जब मैं बात करता हूं तो आप सभी जानते हो सर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो बेटा कमेंट करके बताओ जरा सर। 1901 के अंदर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार जो है बेटा ये स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था सर? जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल हुआ करता था। और इन्होंने बेटा डायनामाइट, डायनामाइट एक बम होता है बेटा, इसका आविष्कार करने का काम किया था। और इन्हीं के लिए ही बेटा याद रखना क्या होता है सर, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। और बेटा भारतीयों से क्वेश्चन आता ही आता है, और पहले भारतीय जो थे उनका नाम क्या था? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी की तो जान बसती है इस क्वेश्चन में। रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें 1913 के अंदर किस चीज के लिए दिया गया? तो गुरुजी इन्हें साहित्य का नोबेल दिया गया। बेटा ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनकी एक किताब हुआ करती थी, किताब का नाम बता रहा हूँ गीतांजलि। बेटा कौन सी?
गीतांजलि, और गीतांजलि जो किताब थी बेटा इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद दूसरा नाम है सीवी रमन। बेटा सीवी रमन जो है ये एक वैज्ञानिक हुआ करते थे और उन्हें 1930 के अंदर बेटा भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए, क्योंकि इन्होंने बेटा रमन प्रभाव यानी इंग्लिश में इसे रमन इफेक्ट बोलते हैं, और इस रमन इफेक्ट की खोज सीवी रमन के द्वारा की गई। तो अगर यूं पूछे साहित्य का नोबेल किसे दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, लेकिन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक अगर आपसे पूछते हैं तो सीवी रमन होगा। और पहले डॉक्टर अगर आपसे पूछते हैं भाई तो डॉक्टर जो थे उनका नाम हरगोविंद खुराना था। और बेटा इन्हें 1968 के अंदर चिकित्सा केंद्र यानी डॉक्टरी के अंदर दिया गया था। और किसके लिए सर, इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। इसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो पहले भारतीय डॉक्टर बने थे जिन्हें क्या नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद बेटा मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा जो बेटा इसे किस नाम से जानते हो सर, इन्हें हम निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। और निर्मल हृदय के नाम से जाने वाली ये मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार परिचय दिया गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद साथ ही अगर मैं बात करूं तो अगला नाम जो आता है वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का आता है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिर भौतिकी के लिए यानी फिजिक्स के लिए पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद साथ ही 181% है, आंकड़ा याद रखना, 181% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अमर्त्य सेन है। और अमर्त्य सेन जो बेटा इन्हें अर्थशास्त्र के लिए क्या मिला था, तो सर इन्हें अर्थशास्त्र के लिए ये पुरस्कार मिला। और बेटा पूछा जाएगा बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले इस अमर्त्य सेन को ही दिया गया। यही एग्जाम में पूछेगा। अगर पूछे नोबेल रत्न की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम में। किसकी राजधानी, स्वीडन देश की। बेटा सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए दिया गया, साहित्य के लिए दिया गया। दूसरे पूछे तो हमने बताने का काम किया। लेकिन पहला डॉक्टर कौन था, हरगोविंद खुराना हुआ करता था। पहला वैज्ञानिक कौन था, तो सीवी रमन हुआ करता था। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय अमर्त्य सेन था बेटा। इसके बाद आता है वी.एस. नायपाल, इनको साहित्य का 2001 में। और इसके बाद बेटा वेंकटरमन रामकृष्ण, और वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन का मिला था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, इन्हें शांति के लिए 2014 में दिया गया। और उसके बाद अभिजीत बनर्जी जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। तो अर्थशास्त्र में दो लोगों को दिया गया बेटा, एक तो दिया गया है आपके अमर्त्य सेन और दूसरे बेटा अभिनीत बनर्जी जिनको 2019 के अंदर ये दिया गया। बहुत अच्छे भाई। अब साथ ही हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर की। बेटा मंदिरों का एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू कर देंगे। भारत के प्रमुख जितने भी आपके मंदिर है उन मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले वेंकटेश्वर मंदिर, और वेंकटेश्वर मंदिर जो है बेटा ये आंध्र प्रदेश। बेटा जिला मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि सर ये आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। उसके बाद अगला जो मंदिर आपको दिया गया वो है भाई आपका सूर्य नारायण मंदिर, ये भी आंध्र प्रदेश में है। जो मैं आपको टिक कराऊंगा दोस्त 181% का आंकड़ा याद रख लेना। ये दो लाइन याद रखना, आपसे बहुत बार पूछा गया। कामाख्या देवी मंदिर है, अरे ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी कहाँ पे बेटा, असम के अंदर है। कामाख्या देवी मंदिर बेटा बहुत बार आता है असम का। और लास्ट क्लास में मैंने आपको नृत्य पढ़ाए थे, तो असम का नृत्य भी मेरे बच्चे आप याद रखोगे, एक बिहू और दूसरा कौन सा, बिछुआ। तो दोनों ही दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा दोस्त। इनके बारे में एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। जो साथी आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं बेटा, और एओसी के अंदर जीके में पूरे के पूरे नंबर अगर आप लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग वहां पर भी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए साथी, अब अगला जो मंदिर है इसका नाम है ज्वाला देवी मंदिर। बेटा टू द पॉइंट करूं मैं बात, और एग्जाम ओरिएंटेड की बात करूं बेटा, तो ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और ज्वालामुखी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका विरूपाक्ष मंदिर। और बेटा विरूपाक्ष मंदिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सर। ये हम्पी में है, और हम्पी बेटा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और बेटा ये विजयनगर साम्राज्य का हुआ करता था। बेटा आपसे पूछा जाएगा बताइए हम्पी जो है वो कौन सी नदी के किनारे था, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी ये तुंगभद्रा नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे सर, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे हुआ करता था। इसके बाद अगला मंदिर है होयलेश्वर मंदिर। और बेटा ये भी कर्नाटक के अंदर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है होयलेश्वर मंदिर, याद रखना आप लोग। उसके बाद सबरीमाला, और सबरीमाला का मंदिर कहाँ पे बेटा, केरल के अंदर है। जो मैं डब्बों में बंद कर रहा हूँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार लेना, कैसे भी करके याद कर लेना बेटा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने दूंगा मैं।
अगला है कंदरिया महादेव मंदिर है, और साथ ही कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है, और ये खजुराहो कहाँ पे पड़ता है गुरुजी, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इनका निर्माण किस शासकों ने कराया था, तो बेटा याद रखना चंदेल शासकों ने कराया था। उसके बाद है सास बहू का मंदिर है, भाई सास बहू का जो है वो मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ये 3 मंदिर आए हैं बेटा, ये तो एग्जाम की जान है, और आपकी जान बेटा तब निकल जाएगी जब ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आओगे। ध्यान से देखना, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में बेटा, कहाँ पे है महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अरे ये बेटा उड़ीसा के अंदर है, कहाँ पे है उड़ीसा के अंदर। बेटा पूछा जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कितने रुपए के नोट पर होता है, गुरुजी 10 रुपए के नोट पर होता है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसे क्या कहा जाता है, तो सर इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। तो भाई इसे किस नाम से जानते हो, कि गुरुजी इसको ब्लैक पेगोडा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लिंगराज मंदिर है, तो लिंगराज मंदिर बेटा उड़ीसा के अंदर है, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है, तो याद रखना इन मंदिरों के बारे में। उसके बाद देखिए तंजौर के अंदर पड़ने वाला बृहदेश्वर मंदिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तमिलनाडु के अंदर है, और इसका निर्माण जो है वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। तो साथ ही बहुत ही गजब का कंटेंट आपको मिल रहा है। और मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर आर्मी का कोई भी पेपर उठाकर देखो, और जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, जो स्टिक डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं भारत में प्रथम पुरुष के बारे में। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक होता है भारत में प्रथम पुरुष है। एक बेटा भारत में प्रथम पुरुष और एक प्रथम महिला, जरूर याद रखना, इनमें से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं भारत के पहले गवर्नर जनरल की, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम बेटा, बेंटिक है। और बेंटिक से एक प्रश्न आता है बेटा, इसने 1829 के अंदर, याद रखना 1829 के अंदर कौन सी प्रथा को बंद कराया था, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था। किसके साथ मिलकर है, तो गुरुजी इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, किसके साथ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाने का गुरुजी काम किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट साथी ये पॉइंट है। अगला देखिए, अगला जो है वो क्या कहता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय, तो वो कौन था बेटा, वो लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग के समय में बेटा 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो इसके समय में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद है, अगर मैं बात करूं स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो बेटा वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। इसके बाद है स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय, बेटा यहाँ पे एक यूज हुआ है इंडियन, और इंडियन जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। और बेटा सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप आंसर कर दोगे गुरुजी 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है प्यारे बच्चे, इस पॉइंट को नोट कर लेना क्योंकि इससे बाहर नहीं जाने दूंगा। और भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। तो अगर यूं पूछ ले सबसे लंबा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का था, मेरे बच्चे आंसर कर दोगे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर करोगे गुरुजी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे बेटा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये पहले क्या माने जाते हैं, मुस्लिम राष्ट्रपति माने जाते हैं। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लेता है बेटा, तो आप आंसर करेंगे सर उनका नाम है KR नारायण। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आप आंसर कर देंगे सर ये KR नारायण। और अगला तो रामबाण प्रश्न बेटा पूछा जाएगा, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। तो याद रखना इनका जो है बेटा निर्विरोध, किसी ने विरोध नहीं किया था, इनको निर्विरोध चुना गया था राष्ट्रपति के रूप में। और बेटा कई बार प्रश्न यूं पूछ लेता है राष्ट्रपति के बारे में कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, तो बेटा अनुच्छेद 52 कहता है भारत के अंदर क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। जो बच्चे नए हैं बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन चीज़ों को अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बनाते हो तो मैं PDF आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बेटा याद रखना इनकी याद में 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हो, तो याद रखेंगे कि गुरुजी इनकी याद में शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे हम लोग मनाने का काम करते हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो बेटा 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। बेटा याद रखना भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बेटा इन्हें प्यार से क्या बोलते हो गुरुजी, इन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं। और इनकी याद में भी बर्थडे पे क्या मनाते हो गुरुजी, इनके बर्थडे को हम लोग मनाते हैं किसके रूप में, 14 नवंबर है। और 14 नवंबर को बेटा बाल दिवस के रूप में इनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। बातें क्लियर है यहाँ तक, और बातें क्लियर है तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में जय हिंद लिख दो भाई, जय हिंद लिख दो।
इसके बाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आप आंसर करेंगे भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हो भाई, तो सर इन्हें हम लोह पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लोह पुरुष। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है बेटा, तो आप आंसर करेंगे इनकी सबसे ऊंची मूर्ति जो है बेटा इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के अंदर है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है बेटा, ये आपको याद रखना होगा। बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने देने का काम किया था, ये आपको याद रखना होगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे जीवी मावलंकर, इन्हें हम गणेश वासुदेव मावलंकर बोल देते हैं बेटा। उच्चतम, उच्चतम का मतलब होता है बेटा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया। कौन बने बेटा, हीरालाल जे कानिया, वो इसके पहले बने थे बेटा। सुप्रीम कोर्ट में पहला जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है CJI। गुरुजी CJI क्या होता है, CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप आंसर करेंगे भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम सुकुमार सेन हुआ करता था। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में पता होना चाहिए। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम आया साथी, तो इन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे को, जिसे आप लोग 11 नवंबर बोलते हो, इसे शिक्षा दिवस के रूप में आप लोग मनाते हो, एजुकेशन डे के रूप में मनाते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। और WC बनर्जी बेटा 1885 में इसके अध्यक्ष बने थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर आपसे पूछता है तो बदरुद्दीन तैयब जी थे बेटा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी, तो गुरुजी इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला, ब्रिटिश संसद का सदस्य नियुक्त किए जाने वाले पहले कौन थे, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी वो दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति बेटा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। और पहली महिला कल्पना चावला हुआ करती थी। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज बेटा कैप्टन विलियम हॉकिंस हुआ करता था। और अभी अभी मैंने आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ाए, और नोबेल पुरस्कार का क्वेश्चन आ गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। बेटा कब मिला था, 1913 में। और मैंने किताब बताई थी, कमेंट करके बताओ जरा किस किताब के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था मेरे बच्चे। उसके बाद भारत रत्न से प्राप्त पहले भारतीय, तो अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और इनकी याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। और पहले विदेशी बेटा इनका नाम था खान अब्दुल गफार खान है, और इसे आप लोग सीमांत गांधी बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, तो गुरुजी इन्हें हम सीमांत गांधी बोल देते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। इस तरह पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का है, और AOC में 50 के 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो तो आचार्य विनोबा भावे। और बेटा आचार्य विनोबा भावे का नाम आ गया तो आपको यूं भी याद रखना होगा, सर उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। कौन सा आंदोलन किया था बेटा, भूदान आंदोलन। और बेटा आचार्य विनोबा भावे का नाम आया तो मेरे बच्चे यूं भी याद रखना कि सर इन्होंने जय जगत का नारा भी दिया था। तो बेटा इनका नारा कौन सा है, जय जगत है। ओके रिपोर्ट है। पहले भारतीय पायलट का नाम है बेटा JRD टाटा। और ICS की परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन है। और पहली भारतीय महिला कौन थी, आरती शाह। बेटा कंफ्यूज मत होना, मिहिर सेन जो है वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुरुष को दिया गया, सबसे पहले तो शंकर कुरूप को दिया गया। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल लेकर आए थे अभिनव बिंद्रा बेटा। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। और 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल का मतलब हो गया इनका गेम कौन सा हो गया बेटा, तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी शूटिंग से हैं ये। ओलंपिक में स्वर्ण पदक बेटा एथलीट में नीरज चोपड़ा ने जीता जेवलिन थ्रो में। और बेटा प्रश्न तो आना ही आना है, क्या गुरुजी बताओ जेवलिन थ्रो कब मनाया जाता है भाई, 7 अगस्त में। तो याद रखना 7 अगस्त को कौन सा दिवस होता है, जेवलिन थ्रो दिवस होता है मेरे बच्चे। बातें क्लियर है, और बातें क्लियर है तो सारे के सारे कमेंट में एक बार अंगूठा दिखा दो भाई। चलिए इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 में ये काम किया था बेटा। उसके बाद पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ है तो वो एयर मास्टर थे, इंपॉर्टेंट नहीं है छोड़ देना बेटा। लेकिन पहले CDS पूछ ले तो बेटा वो जनरल बिपिन रावत है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल बिपिन रावत कहाँ से थे, उत्तराखंड से हुआ करते थे। उसके बाद भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत होता है बेटा। INS का मतलब होता है इंडियन नेवी सबमरीन बेटा, और ये विक्रांत था। पहला प्रक्षेपास्त्र हमारा पृथ्वी था। पहला उपग्रह बेटा हमारा आर्यभट्ट है। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन बहुत बार आता है भाई, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। और भारत की पहली पनडुब्बी कौन सी सर जी, वो है INS कलवरी। कलवरी गलत लिख दिया बेटा, टाइपिंग में कावेरी होगी बेटा, ये गलत है, यहाँ पे कावेरी कर लेना काट के।
भारत की पहली परमाणु डुब्बी, पनडुब्बी का मतलब है आईएनएस चक्र बेटा। और भारत का पहला रिएक्टर है अप्सरा। और भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में है। और पहली मूवी बेटा राजा हरिश्चंद्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की पहली बोलती मूवी पूछ ले तो गुरुजी वो आलम आरा थी। कौन सी थी? आलम आरा। भारत की पहली 3D फिल्म बेटा कौन सी थी जो 3 डायमेंशन में थी? सर वो थी माई डियर कुच्ची कुट्टी चतन। कौन है? कुट्टी चतन है। और भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? तो टेक्निकलर का मतलब बेटा झांसी की रानी। और झांसी की रानी मूवी आई थी 1953 में। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट कब आया था? 1780 में। किसने निकाला था? जेम्स सिक्की ने निकाला था बेटा। और भारत का पहला सौर चालित रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है गुरुजी? असम में। भाई कहाँ पे है? असम में। और भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन। और बेटा कोचीन कहाँ पे है? केरल में। ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम क्या होता है गुरुजी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कहाँ पर यूज हुई थी? केरल में। मेरे बच्चे याद रखना, ये आपको याद रखना होगा। भारत का पहला गणराज्य लिच्छवी था। और एशियाई खेल दिल्ली में हुए। और भारत का पहला कौन सा? तो आप आंसर कर देंगे गुरुजी वो नई दिल्ली। तो बेटा यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है क्या? एक बार आप लोग बताएंगे मुझे। तो साथ ही इंस्पायर एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एओसी के अंदर 100% सिलेक्शन दिलाने का काम करेगा। और साथ ही अगर आप लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं अब जीके के बाद इंग्लिश या मैथ या रीजनिंग किस सब्जेक्ट की क्लास और शुरू करूं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी मेहनत के साथ आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाला। साथ ही मुझे व्यूज से मतलब नहीं है। मेरे चैनल से पढ़कर अगर 5 बच्चे भी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लिए उन 5 बच्चों का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। तो जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। और सच में बताएं क्या पढ़कर मजा आया या नहीं आया। और साथ ही सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मैं देने वाला हूं। तो आज की क्लास जबरदस्त सेशन का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वंश, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक। बेटा सबसे पहले बात करता हूं मैं हर्यक वंश के बारे में। तो बेटा हर्यक वंश की राजधानी जो थी वो राजगिरी थी। और बेटा ये राजगिरी जो है ये बिहार में है। और हर्यक वंश की जो नींव रखता है बेटा वो बिंबिसार रखता है। इसके बाद शिशुनाग है। तो बेटा शिशुनाग से नाग याद रख लेना, नाग से नाग हो जाएगा और इसका यही हो बेटा। इसके बाद नंद वंश बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। और नंद वंश का राजा था महापद्म नंद। गुरुजी कैसे याद करें बेटा? आगे भी नंद आ रहा है, पीछे भी नंद आ रहा है। और हरी हरी नंद कर दो भाई। और बेटा इसकी राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना नंद की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बेटा कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अब बेटा ध्यान देना, पूछ लेगा पाटलिपुत्र को आज किस नाम से जानते हो? तो बेटा पाटलिपुत्र का आज नाम पटना है। और पटना किसकी राजधानी है बेटा? बिहार की है भाई। किसकी राजधानी? बिहार की। पूछ लेगा पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया था? तो आप आंसर कर देंगे सर ये शहर उदयन ने बसाया था। बेटा किसने बसाया था? उदयन के द्वारा ये बसाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। और पीडीएफ के लिए सारे बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर पीडीएफ यूं की यूं डाल दूंगा मैं। चलिए अगला देखिए मौर्य वंश है। बेटा मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। और बेटा इसका संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट था, चंद्रगुप्त मौर्य। और भाई चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया तो इसके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य हुआ करता था। तो याद रखना चाणक्य किसके गुरु का नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था। अगला शुंग वंश है। शुंग वंश का भाई एक राजा था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और बेटा इस पाटलिपुत्र की जगह उसकी राजधानी होगी विदिशा। कौन सी हो जाएगी बेटा? विदिशा हो जाएगी। कण्व वंश का संस्थापक नहीं याद रखना, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेटा गुप्त वंश का संस्थापक जरूर पूछा जाएगा। और भाई गुप्त से श्री गुप्त कर देना बेटा। गुप्त गुप्त हो गया, बस श्री लगाना, इज्जत से नाम ले लेना, श्री गुप्त। उसके बाद है वर्धन वंश। बेटा वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में बेटा जो पूछा जाता है मैं वही करवाने का काम कर रहा हूँ। और इसके बाद ये सातवाहन वंश है। इसकी राजधानी बेटा पैठण या प्रतिष्ठान थी और इसकी नींव सिमुक ने रखी थी। गुरुजी ये प्रतिष्ठान तो सुना ही नहीं, ये बेटा महाराष्ट्र वालों ने सुना होगा। और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। चोल वंश का संस्थापक याद रखना, राजधानी मत याद रखना, विजयालय भाई बहुत बार पूछा गया। पल्लव वंश की भाई राजधानी याद रखना कांची, इसको कांचीपुरम बोलते हैं। और ये इसका संस्थापक था सिंह वर्मा। भाई आर्मी का बहुत अच्छा प्रश्न राष्ट्रकूट है, और राष्ट्रकूटों का संस्थापक दंती दुर्ग था। ये तो ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। इसके बाद वो साल वंश है और इसकी राजधानी बेटा द्वार समुद्रम और इसका संस्थापक विष्णुवर्धन हुआ करता था। यहाँ तक सारी की सारी बातें नोट करनी है और इनको अच्छे तरीके से मेरे साथी आपको पढ़ना है। और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे।
अगला भाई गंग वंश नहीं याद रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश नहीं है पढ़ना, पांडे वंश पढ़ लेना। और पांडे वंश की राजधानी बेटे मदुरै थी। मदुरै नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मदुरै में मैं आपको मंदिर भी पढ़ाने वाला हूँ, मीनाक्षी मंदिर भाई। उसके बाद इसका संस्थापक जो है वो नेडियोन हुआ करता था। सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन है। और भाई पाल वंश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों गुरुजी? भाई पाल वंश का जो राजा था धर्मपाल है, और इसका संस्थापक है गोपाल है। तो भाई इस धर्मपाल ने बिहार में एक यूनिवर्सिटी बनवाई थी जिसका नाम था विक्रमशिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय गोपाल ने बनवाया, धर्मपाल ने बनवाया था, वो इसी वंश का था, ठीक है। अगला देखिए गढ़वाल वंश है। और भाई गढ़वाल वंश का जो था वो चंद्रदेव था। इसके बाद आपको सिर्फ याद करना है चंदेल वंश का, ये बाकी सब छोड़ देना बेटा, चंदेल वंश का याद कर लेना। सर चंदेल वंश का संस्थापक जो है वो ननुक हुआ करता था, और इसकी राजधानी खजुराहो थी। गुरुजी खजुराहो कहाँ पे है? तो बेटा ये मध्य प्रदेश में। और खजुराहो में गुरुजी एक मंदिर भी है, बिल्कुल कंदरिया महादेव मंदिर है। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? तो वो खजुराहो के अंदर आप लोगों का पड़ता है। इसके बाद अगला वंश आपको याद रखना है चौहान वंश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सारे के सारे वंश है। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था, जिसकी राजधानी राजस्थान का अजमेर हुआ करता था। बेटा गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की बात आ गई, और यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। अगला खिलजी वंश है। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। बेटा गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक राज किया था। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भाई तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक राज किया, और सबसे ज़्यादा शासनकाल तुगलक वंश का था। बेटा इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश, जिसका संस्थापक जो है वो ख्वाजा खिजर खान हुआ करता था। लोधी वंश बेटा ये दिल्ली का अंतिम वंश था, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी हुआ करता था। और मुगल वंश भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुगल वंश की नींव कौन रखता है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और बेटा इस बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, और इसकी राजधानी कौन सी थी? गुरुजी इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। कौन सी थी साथी? आगरा हुआ करती थी, ये आपको याद रखना है। तो साथी सारी की सारी बातें क्लियर है। तो आज हमने एक और टॉपिक कवर कर लिया, जिसका नाम क्या था? प्रमुख वंश और उसके संस्थापक। तो साथी जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो रोज ऑलरेडी आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है भाई। चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करेंगे, और बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर। और इन प्रश्नों के बारे में एक एक डिटेल में आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वो एक लंबाई आपसे पूछ रहा है और एक चौड़ाई पूछ रहा है, और इनके बारे में पूछना चाह रहा है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। साथ ही ऑप्शन आपको दिए गए, तो आप आंसर करेंगे। सर लंबाई जो होती है वो 3 रेशियो में होती है, और चौड़ाई जो होती है वो 2। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे बच्चे राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है तो आपसे यूं भी पूछा जाएगा, बताइए भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो आप क्या आंसर करेंगे? सर भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसका नाम है तिरंगा। क्या नाम बेटा? तिरंगा। और तिरंगे की बात आई है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, लंबाई बेटा 3 में होती है, और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो सर वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नाम पूछिए तो वो तिरंगा होगा। आगे एक एक बात हम पढ़ने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, यहाँ पर उसने उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ पर पहले चौड़ाई दे दी और बाद में वो आपसे लंबाई पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर हम भी उल्टा कर देंगे इसको, और क्या कर दोगे? सर 2:3 कर दें बेटा। अब आपको ये यहाँ पे यही चीज समझने वाली थी, एग्जामिनर आपसे क्या करता है, कई बार पूछना कुछ आता है और बच्चे आप लोग कर कुछ और देते हो। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि सर यहाँ पर उसने चौड़ाई और लंबाई पूछी तो हमने चौड़ाई और लंबाई 2:3, यहाँ पर उसने लंबाई और चौड़ाई पूछी तो जो हमने 3:2 कर दी। इन चीज़ों को दोस्त थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, और ध्यान से अगर पढ़ लो मेरे साथी तो किसी प्रकार को आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लीजिए अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने एक और रहा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने हुए चक्कर का रंग कैसा होता है? बेटा आप जानते हो सर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसके अंदर एक बीच में चक्कर बना होता है, और इस चक्कर के अंदर बेटा आपकी कितनी तिलियां होती है? सर 24 तिलियां होती है। तो ये किस रंग का होता है? तो गुरुजी ये गहरे नीले रंग का होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्यारे साथी ये गहरा चक्कर जो होता है, ये चक्कर हमने कहाँ से लिया है? तो आप आंसर करेंगे गुरुजी ये चक्कर भी हमने सारनाथ से लिया है। प्यारे बच्चे कहाँ से लिया है? तो गुरुजी ये चक्कर जो है ये सारनाथ से लिया गया है, ये हमें याद रखना होगा। प्यारे बच्चे सारनाथ से लिया गया है, लेकिन सारनाथ में क्या है गुरुजी जहाँ से लिया गया? तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर सारनाथ के अंदर पड़ता है अशोक स्तंभ। क्या स्थित है? अशोक स्तंभ, और इसी अशोक स्तंभ से आपका ये चक्कर लिया गया है। सर अगर हमसे यूं पूछ ले इस चक्कर का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे ये जो आपका चक्कर होता है, इस चक्कर का मतलब होता है जीवन प्रगतिशील है। प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे आपका जीवन प्रगतिशील है।
तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आपका राइट होगा प्यारे बच्चे? तो गुरुजी यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गहरा नीला जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सारी सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तिलियां होती है? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कुल चक्कर के अंदर कितनी तिलियां होती है? तो सर वो 24 तिलियां होती है। अरे प्यारे बच्चे, ये चक्कर जो होता है ये नीले रंग का होता है, हमने बात की। सर ये 24 तिलियां किसके बारे में बताती है? तो भाई ये 24 घंटों के बारे में बताती है। तो बेटा याद रखना सर, इस 24 घंटों के बारे में हमें क्या बताती है? तो सर ये 24 तिलियां इसीलिए बनाई गई है कि जीवन प्रगतिशील है, और बेटा 24 घंटे जो है हमारा जीवन चलता रहता है, ये आपको याद रखना है। ये इसके अंदर बताने का काम किया गया। लीजिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पर बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और साथ ही यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं आपको। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो निम्न में से किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या पिंगली वेंकैया ने? तो प्यारे बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो गुरुजी उनका नाम पिंगली वेंकैया हुआ करता था प्यारे बच्चे। क्या नाम था? तो उनका नाम था प्यारे बच्चे पिंगली वेंकैया। और पिंगली वेंकैया के द्वारा ही इस राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो क्या किया जाता है सर? वो तैयार किया जाता है। अब इनके बारे में एक एक बात समझते हैं प्यारे बच्चे। बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? तो सर बंकिम चंद्र चटर्जी वो व्यक्ति है जिसने क्या लिखा था? तो सर इसने वंदे मातरम लिखा था मेरे बच्चों। क्या लिखा था? वंदे मातरम। सर ये वंदे मातरम क्या है? तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर, भारत देश का जो राष्ट्रगीत है प्यारे बच्चे, भारत देश का क्या है? राष्ट्रगीत। वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और प्यारे बच्चे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस में लिखा था? तो आप आंसर कर देंगे सर, ये लिखा था इन्होंने आनंद मठ में मेरे बच्चे। किसने लिखा था? आनंद मठ में। महात्मा गांधी हैं प्यारे बच्चे, इनका नाम याद रखना क्या है? राष्ट्रपिता है। क्या नाम है बेटा? राष्ट्रपिता है। प्यारे बच्चे आप लोग मुझे यूं बताएंगे, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को तो हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर को इनका जन्म कहां पर हुआ था? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है बेटा, इन्होंने भारत देश का क्या लिखा था? तो सर इन्होंने भारत देश का राष्ट्रगान लिखा था। क्या लिखा था बेटा? राष्ट्रगान। और गुरु जी भारत देश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो दोस्तों जन गण मन। कौन सा है बेटा? तो भारत देश का जो राष्ट्रगान है इसका नाम है जन गण मन। सर जन गण मन जो होता है इसे कितने सेकंड में गाया जाता है? तो बेटा ये 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम जो होता है ये कितने टाइम में? गुरुजी ये 65 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 65 है। कई बार 65 सेकंड नहीं मिलती तो इसको लिख देना 1 मिनट 5 सेकंड बेटा। तो ये सारी की सारी बातें एग्जाम ओरिएंटेड है, और इन बातों को मेरे बच्चे अगर पढ़ लिया तो आप लोग एओसी टीए कोई भी पेपर दे लेना, कभी मार नहीं खाओगे। और चारों के चारों ऑप्शनों के बारे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम कर दिया। चलिए साथी बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सारे बच्चे आंसर कर देंगे। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? बताइए प्यारे बच्चे, भारत का राष्ट्रगान। अभी मैंने आपको बताया कि सर भारत का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चे? तो सर वो तो जनगण मन है। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो गुरुजी यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। अगला वंदे मातरम, ये क्या है प्यारे बच्चे? तो ये तो गुरुजी हमारा राष्ट्रगीत है बेटा। क्या ये? गुरुजी ये तो अभी आपने बताया ये राष्ट्रगीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बेटा, ये एक नारा है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखें। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो प्यारे बच्चे भारत के जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता क्या? सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो प्यारे बच्चे आप सभी जानते हो कि सर रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्हीं के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सर ये रविंद्रनाथ टैगोर नाम बहुत सुना है, सुना होगा बेटा, याद रखना इनको अलग अलग नामों से जानते हैं बेटा। एक तो इन्हें कहा जाता है गुरुदेव। क्या बोलते हो? गुरुदेव। एक प्यारे बच्चे इन्हें कहा जाता है विश्व गुरु। क्या बोलते हो? विश्व गुरु बोल दो, विश्व कवि बोल दो। बेटा रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आया है तो याद रखना सर इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था प्यारे बच्चे गीतांजलि। कौन सी किताब लिखी थी? गीतांजलि। और इस गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? तो बेटा आप आंसर कर देंगे सर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और बेटा ये नोबेल पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला था? तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 के अंदर। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और कौन सी किताब के लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। बेटा सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू को क्या बोलते हो? तो सर इसे हम बोलते हैं भारत कोकिला। प्यारे बच्चे क्या बोलते हो? तो सर इस महिला को हम भारत कोकिला बोलते हैं। अरे बेटा ये क्या है? तो सर ये प्रथम महिला राज्यपाल है। ये क्या बेटा? तो गुरुजी ये प्रथम महिला राज्यपाल है। अरे राज्यपाल कहाँ की बनी थी? तो आप आंसर कर देंगे सर ये बनी थी उत्तर प्रदेश की बेटा। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। तो सरोजिनी नायडू के बारे में ये बात याद रख लेना। उसके बाद साथ ही बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है ना? तो एक बार मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे जय हिंद लिख दो भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दो।
अगला एक और अच्छा प्रश्न है, बताइए राष्ट्रगान जन गण मन जो है ये सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैंने सारी की सारी बातें आपको थ्योरी में पढ़ा दी है बेटा। 1911 में कलकत्ता के अंदर, 1950 दिल्ली में, 1931 या 1896 में। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूँ आपके जनगण मन की, तो ये 1911 के अंदर किस अधिवेशन में गाया गया, तो आप आंसर करेंगे सर ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है गुरुजी, अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था मैंने, 52 सेकंड लगते हैं भाई। कितने, 52 सेकंड लगते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मेरे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। और मेरे बच्चों पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जरूर जुड़े हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है बच्चों वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है भाई, बताओ। जन गण मन अधिनायक है, तो गुरुजी ये तो हमारा राष्ट्रगान है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते बेटा। ये क्या है भारत का, सर ये राष्ट्रगान है बेटा। वंदे मातरम, बिल्कुल गुरुजी ये हमारे देश का राष्ट्रगीत है। ये क्या बेटा, सर ये हमारे राष्ट्रगीत है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, गुरुजी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए उसके अलावा साथी यहाँ पे मैंने दे दिया यूट्यूब का नाम है इंस्पायर एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें जहाँ पर आप क्लास देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। बेटा अभी मैंने बात करी थी राष्ट्रीय गीत के बारे में, और आपको इस राष्ट्रीय गीत के रचयिता के बारे में बताने का काम करना है। लीजिए साथी अगला क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, और जितने बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे आंसर करेंगे, अच्छी अच्छी बातें हम बताएंगे आपको। बेटा सरोजनी नायडू के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये नहीं हो सकता। सर राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बेटा किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, गुरुजी ऑप्शन बी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि, गायन का मतलब होता है बेटा गाने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड है। बिल्कुल गुरुजी इसके अंदर 65 सेकंड लगता है, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ मैं आपको मेरे बच्चों थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और उन्हीं थ्योरी से मैं आपको एमसीक्यू निकाल के दे रहा हूं कि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाने हैं। और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो क्लास में जरूर कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को पढ़कर सच में मजा आता है या नहीं आता मेरे साथी। अगर नहीं आता है तो मैं और क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करूंगा, लेकिन जब तक एओसी को और टीए को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग ये छोड़ेंगे नहीं भाई, और वर्दी इस बार लेके रहेंगे भाई। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत का जो राष्ट्रगीत है ये कब गाया गया था, तो गुरुजी ये 1896 के अंदर गाया गया था। कहाँ पे गाया गया बेटा, कोलकाता में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेटा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है, तो बेटा आप लोग जानते हो गुरुजी ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो लिखा था। और ये कहाँ से लिया गया, तो गुरुजी ये आनंद मठ से लिया गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बेटा मुंडकोपनिषद का नाम आया ना, तो यहाँ से हमने एक वाक्य लिया है और उस वाक्य का नाम होता है बेटा सत्यमेव जयते। तो आपसे यूं भी पूछा जाएगा, बताइए सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया, तो आप आंसर करेंगे सर वो मुंडकोपनिषद से। अरे ये क्या है गुरुजी, तो भाई ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ये क्या है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आप भारत की कोई चीज देखते हो तो उसके नीचे सत्यमेव जयते हमेशा लिखा हुआ दिखाई देता है बेटा, ये है। चलिए अगला बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब प्रश्न मेरे बच्चे बहुत गलत करने वाले हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की जब मैं बात करता हूं तो बेटा उसके अंदर क्या है, सर उसके अंदर चिन्ह है। और चिन्ह किसका, शेर का। तो बेटा कितने शेर दिखाई देते हैं, तो बेटा दिखाई कितने देते हैं गुरुजी, 3 देते हैं। लेकिन अगर आपसे यूं पूछता ना बेटा इसके अंदर कुल शेर कितने होते हैं, तो बेटा आप आंसर करते हैं सर कुल शेर 4 होते हैं। एक सामने, एक उसके अपोजिट में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेकिन दिखाई कितने देते हैं, यहाँ पे देखो बेटा क्या पूछ रहा है वो, दिखाई कितने देते हैं, तो गुरुजी 3 दिखाई देते हैं, यहाँ पर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये मिलता जुलता प्रश्न है मेरे बच्चे, गलत करोगे आप लोग, और गलती मैं करना नहीं दूंगा आपको। अगला देखिए, भारत के राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित कराया गया। और बेटा इसके अंदर मूल, देखो यहां पर क्या पूछ रहा है, मूल स्तंभ में कितने शेर होते हैं, तो बेटा मूल स्तंभ के अंदर गुरुजी कुल 4 शेर होते हैं। बेटा कितने शेर होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन गुरुजी हमें दिखाई कितने देते हैं, तो बेटा दिखाई हमें 3 देते हैं। कितने दिखाई देते हैं, तो गुरुजी यहाँ पर 3 दिखाई देते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और बहुत अच्छा प्रश्न एक और मेरे बच्चों के सामने ये रहा,
भारत के राष्ट्रीय संवत को मान्यता दी गई। बेटा हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है, पहले तो यूं पता होना चाहिए। तो सर भारत का जो राष्ट्रीय संवत है उसका नाम है शक संवत। कौन सा बेटा, शक संवत। और पहले बच्चे पूछा जाएगा शक संवत जो है वो कब मनाया जाता है, तो बेटा आप आंसर करेंगे सर 78 ईस्वी में मनाया जाता है। और शक संवत जो है बेटा किसने शुरू किया था, तो प्यारे बच्चे आप आंसर करेंगे सर कनिष्क नाम का एक राजा हुआ करता था कुषाण वंश का, और इसी कनिष्क के द्वारा इस शक संवत की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए मेरे बच्चे, और अगला प्रश्न कहता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास, मास का मतलब होता है बच्चा मंथ, महीना, कौन सा पहला महीना होता है, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी इसके अंदर पहला जो महीना होता है वो होता है चैत्र का महीना। कौन सा मेरे बच्चों, गुरुजी चैत्र, तो यहाँ पे चैत्र आपका आंसर होगा। लेकिन ये तो पहला पूछा है मेरे बच्चे, अगर वो आपसे यूं पूछ लेता बताइए अंतिम महीना कौन सा होता है, तो अंतिम जो महीना बेटा वो फाल्गुन होता है। कौन सा होता है मेरे बच्चे, तो आप आंसर करेंगे सर पहला महीना चैत्र का और अंतिम महीना फाल्गुन का। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, चित्ता, तेंदुआ, बाघ और सिंह। तो प्यारे बच्चे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है बेटा। कौन सा है, बाघ है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इस बाघ को टिग्रिस पैंथरा आप लोग बोलते हो। बेटा ये तो इसने पूछ लिया भारत का राष्ट्रीय पशु, अगर वो आपसे पूछ लेता बताइए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मेरे बच्चे, तो आप क्या आंसर करते हैं, सर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है बेटा। कौन सा है, मोर है बेटा। अगर वो पूछता भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो मेरे बच्चे भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। कौन सी है, गंगा। अगर आपसे पूछता भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो बेटा आम है, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाता, आम। और अगर आपसे पूछता भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बच्चे आप आंसर करते गुरुजी वो कमल का फूल है। कौन सा है, कमल का फूल। ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई बातें हैं, और मेरे बच्चों इनको जरूर पढ़ लेना। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु, बेटा वर्तमान में तुम्हारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन उससे पहले क्या हिरण था, नीलगाय था, सिंह था या गेंडा था, तो प्यारे बच्चे उससे पहले हमारा जो था वो कौन सा था, सिंह हुआ करता था। अगर आपसे पूछे भारत का विरासत पशु, बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, सर विरासत पशु जो है वो हमारा हाथी है बेटा। कौन सा है, हाथी है। अगर आपसे पूछ ले बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, क्या पूछेगा आपसे, बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, तो मेरे बच्चे आप आंसर करेंगे सर राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गंगा डॉल्फिन है बेटा। गंगा नदी के अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है और यही भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव मानी जाती है। अगर बेटा आपसे यूं पूछ ले बताइए भारत की राजधानी कौन सी है, तो मेरे बच्चे आप क्या आंसर करेंगे, कमेंट करके मुझे सारे के सारे साथी बताएंगे भारत की राजधानी कौन सी है। अब इस राजधानी के साथ साथ मेरे बच्चों में आपको बहुत सारी और बातें बताऊंगा, और जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं बेटा वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से मेरे बच्चों को बहुत प्रश्न देखने को दूंगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, मेरे बच्चे क्या पूछ रहा है, वो राष्ट्रीय पक्षी क्या वो मोर है, क्या वो तोता है, वो बाज है या कबूतर है, तो गुरुजी आपने तो मोर पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया बेटा। और मोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो मयूर बोलते हैं मेरे बच्चे, आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है बेटा। अब मैं राजधानियों के बारे में मेरे बच्चों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट मेरे बच्चे आप लोग याद रखेंगे, भारत की आर्थिक राजधानी। मेरे बच्चे आप लोग याद रखना, भारत की आर्थिक राजधानी आपसे पूछी जाएगी। और मेरे बच्चे भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो कौन सी है, तो गुरुजी उसका नाम है मुंबई। क्या नाम बेटा, तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। एक बेटा वो आपसे पूछेगा भारत की विरासत राजधानी, क्या पूछेगा, भारत की विरासत राजधानी। और विरासत जो राजधानी थी बेटा वो अपनी कोलकाता हुआ करती थी। कौन सी थी बेटा, कोलकाता हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछे भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कौन सी राजधानी पूछे बेटा, भारत की सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बेटा, तो आप आंसर करेंगे गुरुजी वो वाराणसी है बेटा। कौन सी है, वाराणसी। तो तीन तो ये राजधानी इस पॉइंट पूछता है। एक पूछेगा बताइए भारत की राजधानी कौन सी है, तो मेरे बच्चे आप आंसर कर देंगे भारत की राजधानी गुरुजी नई दिल्ली है। कौन सी मेरे बच्चों, नई दिल्ली है। और ये सारी की सारी बातें अगर क्लियर है, और इसकी अगर आप लोग मेरे बच्चे पीडीएफ चाहते हो, जो भी मेरे बच्चा साथ में जुड़ा हुआ है, अगर इन बातों की बेटा पीडीएफ चाहते हो, तो पीडीएफ के लिए आप सभी के सभी टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पे सर्च करेंगे प्रवीण सुथार सर। क्या नाम सर्च करो बेटा, प्रवीण सुथार सर आप लोग सर्च कर लेना। और टेलीग्राम में मैंने लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी। और अगर आप लोगों के कोई डाउट होते हैं तो बेटा आप लोग इंस्टाग्राम जरूर चलाते हो, तो इंस्पायर एजुकेशन के नाम से अपना जो है इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो भाई सारे बच्चे मेरे साथ है, इंस्पायर एजुकेशन का जो अपना क्या है इंस्टाग्राम बेटा, इंस्पायर एजुकेशन ने 25 सर्च कर लेना, तो सारे के सारे बच्चे वहां पर भी जुड़े। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और आज की क्लास कैसी लगी, साथी आप लोगों का एक एक कमेंट है और एक एक लाइक मुझे चाहिए, और कमेंट करके जरूर बताएं बेटा कि क्लास आपको कैसी लगती है सारे के सारे बच्चे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरे सारे के सारे साथी बने रहें। जय हिंद, जय भारत।